सभी प्यारे भाइयों को अनुसर का नमस्कार। अमित कुमार उपाध्याय जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। रजनी वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रीति, अभय, विनय, तृप्ति मिश्रा, सभी को हमारा नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम। खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से रहिए। तैयारी कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है ना एकदम? जो पढ़ाया गया वो समझ में आया आपको? अभी तक जो पढ़ाया गया है क्या वो समझ में आया आपको? चलिए लोगों को आने दीजिए, क्लास हमारी कंटिन्यू है। और प्रकाश कुमार जी, शायद क्लास आपको जरूर समझ में आ रही होगी। प्रकाश कुमार जी शायद। चलिए ठीक, वेरी गुड, शाबाश। और अब हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद टेस्ट भी आपको बताया दे रहा हूँ। तीनों चैप्टर का टेस्ट संडे को है, रात में वही अपने 8 से 9 के बीच में 1 घंटे का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर बता दे रहा हूँ, टेस्ट है टेस्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 50 क्वेश्चंस, 60 मिनट ये आपका टाइमिंग होगा। टाइमिंग भी बता दे रहा हूँ, 8 to 9 होगा। आपके बैच के टाइम पर ही टाइम लगेगा, तो आप अपना टेस्ट दीजिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए पहले से आपको अनाउंस मैंने कर दिया है। देखिए केमिकल, मैं आपको अपनी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ना है। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, जिसपे मेनली फोकस अमोनिया के मॉलिक्यूल पर हो, हाइड्रोनियम आयन पर हो, SF4 पर हो, ClF3 पर हो। उसके बाद होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और एनो पढ़ने हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल भी पढ़ने हैं। होमो सभी पढ़ने हैं और हेट्रो ये पढ़ने हैं केवल, मतलब हेट्रो में केवल ये 2 ही पढ़ने हैं, बाकी होमो सब पढ़ने हैं। रेडियस, रेशियो, इफेक्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर, लैटिस, ये तीनों टॉपिक हम सॉलिड में डिस्कशन करेंगे। बता दे रहा हूँ अभी से, परेशान कहीं हो जाए आप, परेशान नहीं होइएगा। सबसे बड़ी बात है आप परेशान हो जाते हैं। ये तीनों टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक, एक दो सॉरी तीनों नहीं, ये वाले यहाँ से तीनों, यहाँ से तीनों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से तीनों, ये तीनों टॉपिक हम लोग सॉलिड चैप्टर में, सॉलिड स्टेट में डिस्कशन करेंगे। सॉलिड स्टेट में डिस्कशन करेंगे। और ये दोनों यहीं पर फजान रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेंडरवॉल फोर्सेस जो है, वो हम लोग वेंडरवॉल फोर्सेस गैसियस स्टेट में डिस्कशन करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, गैसियस स्टेट में डिस्कशन करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि अभी आप मुझे हो सकता है पढ़ाने के बाद टोक दे कि सर वो आपने ये वाले टॉपिक नहीं कराया सर, तो फिर मैं कहूँगा अरे बेटा ये वहाँ कराना है मुझे। तो इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमें वेस्पर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें लगभग एक साथ ही पढ़ी जाती हैं। तो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी पीडीएफ, और जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ ये है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत हमारी हो जानी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात ध्यान दीजिएगा। तृप्ति समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल बेधड़क होकर के। सबसे पहले हमारा एक फोकस जाता है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए एक जनरल सी बात है कि आखिरकार केमिकल बॉन्ड होता क्या है। एक मन में क्वेश्चन चलता है कि केमिकल बॉन्ड है क्या भला। देखिए दुनिया में ईच एंड एवरीथिंग इज बॉन्डेड, मतलब हर चीज आपस में एक दूसरे से बंधी है। हम अपने बच्चों से बंधे हैं, बच्चे हमसे बंधे हैं, हम अपनी पत्नी से बंधे हैं, आप भी किसी से बंधे होंगे, हो सकता है ना बंधे हो तो बंध जाएंगे, थोड़े दिनों बाद बॉन्ड बन जाएगा। अभी आप हो सकता है कि मैं हूँ, अभी आप हो सकता है मैं हूँ, और उसके बाद हो सकता है तुम हो, और दोनों मिल करके हम जब बन जाते हैं ना, तो इसी में बॉन्डिंग दिखाई देने लगती है, बॉन्डिंग दिखाई देने लगती है।
ठीक है, मैं और तुम जब मिलते हैं तो हम बन जाते हैं, दिस इज बॉन्डिंग। ठीक, साइंस की भाषा में इसे बॉन्डिंग बोलते हैं। तो वही चीज मैं आपसे यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपस में कोई चीज मिलती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। बॉन्ड एक्चुअल में कुछ नहीं, दिस इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये मजबूत होगा या कमजोर हो जाएगा ये बात अलग है, लेकिन 100% ये श्योर है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही स्ट्रांग, और वीक की तो बाद में बात होगी। तो केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, यानी कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रुके रहते हैं और फिर मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब केमिकल बॉन्ड तो अब टाइप तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, बाकी हम पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है और बाद में बीपीएससी में पढ़ा भी जाएगा, ऐसा भी नहीं, जो चीज पता होगी वो जो यहाँ पढ़ा दूंगा वो छोड़ूंगा, बाकी मैं सब पढ़ाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि एक बॉन्ड का नाम है जिसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट, तृप्ति मेरी आवाज आ रही है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, है ना। दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तीसरा हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअल में किताबों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग किया है, इसलिए मैं भी अलग कर देता हूं। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। मीन्स इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और यू कैन से कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही एक कैटेगरी का है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पर चले आइए, फोर्थ पे हम लोग आ जाते हैं, तो ये कहलाता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है। और फिफ्थ पे आ जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फोकस हमें मेनली जो करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम कोवेलेंट, क्योंकि नाम और डेफिनेशन थोड़ी सी हिंट के तौर पे आपको बताए चल रहा हूँ छोटा छोटा, बाकी अपने मेन फोकस पर पहुंचूंगा। तो आपको एक मैं जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कारण ये कि सिलेबस में नहीं है, चूंकि पढ़ना थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। आयनिक बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें दो आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged ions, oppositely charged ions is called आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि भैया मान लेते हैं ये सोडियम भाई साहब हैं, इन सोडियम भाई साहब के अगर आउटर मोस्ट में चेक करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे यहाँ पर 2,8,1, यानी एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं। सामने क्लोरीन बहन जी मुस्कुरा रही हैं, इन्हें देख रही हैं, बोले काश ये हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते, 1 2 3 4 5 6 7, काश हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो मैं स्टेबल हो जाती। तो इन क्लोरीन ने जब इनकी तरफ देखा, इन कुछ हुआ, इन्होंने जैसे ही कुछ हुआ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, बेचारे दीवाने हो गए, यानी कि Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, ये भी दीवानी हो गई, यानी कि माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने दोनों की जय हो कर दी, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसको हमने आयनिक बॉन्ड बोला। तो इसका मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बॉन्ड है। दिस इज सोडियम भाई, दिस इज सोडियम भाई, एंड दिस इज क्लोरीन बहन जी, दिस इज क्लोरीन, और दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमने दिखाया कि NaCl बन गया, और NaCl में आप देख सकते हैं कि दोनों के पार्ट आ जाएंगे, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके से बाइंड अप हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो अलग करना चाहो तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये आप जानते हो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि
द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक मतलब जनरल लैंग्वेज है, बहुत स्टैंडर्ड की लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। द ट्रांसफर यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल ट्रांसफर तो हुआ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, एक हमेशा वही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी कि लॉस कौन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो गेन करेगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में शायद आ गया होगा, इस पे बहुत चर्चा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि ये अभी सिलेबस में भी नहीं, लेकिन हाँ जानकारी तो हो। अब इनके अंदर जो कंपाउंड होंगे, एक CaCl2 का देख लेते हैं भाई। चलो, ये कैल्शियम भाई साहब हैं। कैल्शियम भाई साहब के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 8 8 2 होते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। सामने 2 क्लोरीन बैठी हुई हैं, मुस्करा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने कहा भैया, बोले हाँ, बोले 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, इन्होंने 1 दे दिया। बोले भैया हमें भी दे दो, इन्होंने भी दे दिया। अरे बेचारे के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, बर्बाद हो गया। यहाँ पर Cl नेगेटिव सामने मुस्कुरा रहे हैं बैठे, बोले अरे मजा आया, बोले नहीं कोई बात नहीं, मजा तो आया, लेकिन अब हम बॉन्डिंग करेंगे। तो इन्होंने क्या काम किया, Ca पे 2 पॉजिटिव लगा दिए और 2 Cl पर 1 नेगेटिव लगाओ तो ऑटोमेटिकली 2 नेगेटिव हो जाएंगे। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो ऐसे दिखा सकता हूँ, डार्क पेन ले लेता हूँ, इससे ये ऐसे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये आप जानते हो। क्रिस्टलाइन नंबर 1 प्रॉपर्टीज में देखो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। नंबर 2, ये आपके अंदर दूसरी बात ये है कि ये ब्रिटिल होते हैं, ब्रिटिल है ना। ब्रिटिल मतलब जब गिरे तो बिखर जाए, टूट जाए, ब्रिटिल इन नेचर मानिए, ब्रिटिल इन नेचर होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। ब्रिटिल नेचर के बाद में एक नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने आएगी जिसका नाम है हाई एमपी एंड बीपी। हाई एमपी एंड बीपी, इनके हाई एमपी बीपी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान देना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक के लिए। उसके बाद आप तीसरी, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे तो पोलर सॉल्वेंट में, soluble in polar solvents, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और नॉन पोलर में नहीं घुलते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए NaCl वाटर में घुल जाएगा, पेट्रोल में घुले हुए नहीं घुलेगा। तो ये बस सब बातें याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज आपको नेक्स्ट बॉन्ड पढ़ना है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। बस यहीं से हमारी थ्योरी शुरू हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, it is the bond which is formed by force of attraction by which two or more atoms are held together by the sharing of electron। तो यहाँ पर लिख देता हूँ force of attraction by which force of attraction by which two or more atoms are held together by sharing of इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसमें एक बार ये करना पड़ेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 कैटेगरी का होता है। नंबर वन होता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद होता है बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी में आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉन पोलर पढ़ना है, फिर आपको पोलर पढ़ना है। तो देखिए नॉन पोलर मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच बनता है, एटम्स ऑफ सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हेडिंग हमारा हो जाता है यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, यहाँ लिख देता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या फिर नियरली सेम हो, है ना, नेगेटिविटी होनी चाहिए। और कैंसिल्ड, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखें। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कैंसिल्ड, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इसे अभी लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स पे आता हूँ कि एग्जाम्पल क्या कंडीशन है। देखो जैसे कि ये तीन कैटेगरी में फिर डिवाइड हो गया। नंबर वन, एक तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब एटम्स जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी एक एक का मतलब दो, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो वन पेयर यहाँ पर शेयरिंग होगी, वन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इस बात का ध्यान देना। वन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, दो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या वन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, दोनों बातें हैं। अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है इसमें चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, यानी कि अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन बैठे हैं, ये ऑक्सीजन बैठे हैं, पड़ोस में भी ऑक्सीजन बैठे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कि भैया हमें दो इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये इनसे ले लेंगे, इनसे दो ले लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कहोगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कहोगे। इसके बाद आ जाइए थर्ड पर आ जाइए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आ गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कंडीशन है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया। तो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में मान लो ये नाइट्रोजन है 1 2 3, इस तरीके से, ये तो आप सब जान रहे हो, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड यहाँ पर मेंटेन किए हुए हूँ, और इसकी ज़रूरत भी आपको नहीं है, फिलहाल पढ़ा दे रहा हूँ, सिलेबस में ये क्वेश्चन तो आने से रहा, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। तो ये तो सिंपल हुआ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये नॉन पोलर है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन अब अगर मैं पोलर की बात कर लेता हूँ तो इसी में हमारा सेकेंड हेडिंग हो जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर मैं सेकेंड हेडिंग बना लेता हूँ, पोलर की जगह क्या वो सॉरी नॉन पोलर की जगह हेडिंग बनाना पड़ेगा बी, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जानना बहुत जरूरी है भैया। कैसे जाने इसे, अब मान लो ये हाइड्रोजन भाई साहब बैठे हैं और ये बैठी हैं क्लोरीन, इन्होंने मुस्कराया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लुटाया, ये मुस्कराई उतने में बर्बाद हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जिंदगी इन्होंने क्या हुआ, बोले कि यार इलेक्ट्रॉन, इन्होंने जैसे ये मुस्कुराए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, बोले हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई टेंशन नहीं। कभी कभी होता है ना, बोले लो कॉपी ले जाओ, लिख लेना, नोट्स बना लियो, ये नहीं पता लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक अपना 8 हो गया। अब जो इन्होंने खींचा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर, पोल बन गया। पोल खंबा होता है ना, खंबे को बोलते हैं हम लोग पोल, है ना, खंबे को क्या बोलते हैं, खंबे,
खंबा को हम लोग पोल बोलते हैं इंग्लिश में, पोल। तो पोल का मतलब हुआ दो साइडें हैं, एक साइड क्या हो, पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो, दिस इज पोल। तो इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, एटम्स, विच मैंने यहाँ लिख देता हूँ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड is formed, polar covalent bond is formed between atoms of different electron negativity, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो न हो, और जहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो मॉलिक्यूल तब भी, यानी कि मॉलिक्यूल उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका नॉन पोलर हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं आया, डाइपोल मोमेंट यानी कि अगर म्यू की बात करूं तो म्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो मॉलिक्यूल उस समय फिर पोलर हो जाएगा। इस बात का गहन ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बताऊंगा आगे कि डाइपोल मोमेंट क्या चीज होती है, लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर पार्शियल आयनिक करेक्टर दिखाई देने लगता है, इसीलिए पानी में ये घुल जाते हैं। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए H2O है, पोलर है, अभी मैं डाइपोल मोमेंट बताऊंगा तो उस समय पोलैरिटी और क्लियर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बहुत परेशान होने की अभी आपको जरूरत नहीं। H2O है, ये पोलर है, Cl पोलर है ना, उसके बाद अमोनिया पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल में आते हैं। तो यहाँ पर पोलर में एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल में आपको पोलर में मिल जाएंगे। नंबर 1, एक तो HCl ही बेस्ट एग्जाम्पल है, HF बेस्ट एग्जाम्पल है, HI बेस्ट एग्जाम्पल है, ये सब पोलर आपको दिखाई दे रहे हैं। गंगा जल है, अमोनिया है ना, गंगा जल हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये सब पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान दीजिए कि पोलर के एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बताए जाएंगे आगे, तो ये चीज ध्यान दीजिए। अब हमें इन सब चीजों से एक थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड के जो टाइप होते हैं वो भी पढ़ना चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक कैटेगरी और होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में एक कैटेगरी और आती है जो आपने पढ़ी होगी, और उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में एक कैटेगरी और बढ़ जाएगी जिसका नाम है सिग्मा। सिग्मा कौन सी माँ, सिग्मा, और दूसरी कौन सी, पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख दो इसको, मत्था टेक लो, लिख दो इस पर। 2024 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, याद रखिए, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो वॉइस में नहीं है। My voice is clear. Any problem in voice? ठीक, तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में हमने क्या करना है समझना में। वॉइस ठीक, बिल्कुल मैं यही कंफर्मेशन चाह रहा था कि
सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड पर। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास भी आपको इंपॉर्टेंट लग ही रही होगी। आपको ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहाँ लिख देता हूं बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय formed by head on overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis, internuclear axis। यानी कि जब सामने से हाथ जोड़े जाए, यानी कि अपना पंजा लाओ, आमने सामने से जोड़ करके देखो, हाथ मोबाइल नीचे रख दो और आमने सामने उंगलियों से उंगलियां टच करो, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग। फिर हल्के से हाथ चढ़ाते हुए हाथ के ऊपर ले जाओगे तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये एरो इधर चल रहा है, ये एरो इधर चल रहा है, दोनों आए और एक दूसरे से यूं टच कर जाएंगे। जैसे ये सर्किल है, ये एस ऑर्बिटल है, तो ये एस ऑर्बिटल क्या करेगी, ये एस ऑर्बिटल इस एस ऑर्बिटल्स के पास जाएगी और दोनों गले मिल जाएंगे। देखो प्यार से गले ऐसे करके मिला दो, ये दिस इज द बेस्ट मेथड। ये दोनों तरीके से गले मिल गए। अब मान लो इनके पास एक इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अनपेड, लेकिन दोनों में अपोजिट स्पिन है, तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आएगी। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। तो ये बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, तो अब सिग्मा बॉन्ड एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, एस एस ओवर लैपिंग बोला जा सकता है। एक बात ये ध्यान दो। दूसरी चीज है, मान लो दूसरी ऑर्बिटल है, वो एस ऑर्बिटल बैठी थी, ये एस ऑर्बिटल, इन्होंने पी की तरफ मुस्कुरा के देख लिया, पी आई, इनसे गले लग गई, आहा आ जाइए। अब ये आ गई, इनसे गले लग गई, ये पी ऑर्बिटल ने अपना सिर इनके सिर पे रख दिया, बोले आइए हमसे मिल लीजिए। तो ये पी एस पी ओवरलैपिंग कहलाती है। तो ये कैसे मिलेगी, ये यहाँ गया, ये ऐसे बैठे थे और ऐसे बैठी थी ये एस ऑर्बिटल, इन्होंने अपना सिर यहीं रख दिया ऐसे करके, आहा देखो ये कंधा रखे बैठे हैं। तो इस तरीके से अब आप बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अंडू करके दोबारा बना देता हूँ। चलिए इस तरीके से ये ऐसे बना दो, बराबर लोब होंगे तो बराबर बना दो। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन कैसा था, अनपेयर्ड था, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड, लेकिन स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये भी एसपी ओवरलैपिंग कहलाती है, एसपी ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग, है ना। तो ये भी सिग्मा बना क्योंकि ये भी हेड ऑन है। देखो ये हेड, अब सर्किल का तो हेड कहीं भी मानोगे, लेकिन इनके हेड तो यही है ना, तो ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग बोली जाती है। फिर नहीं माने, दो पी ऑर्बिटल आ रहे थे, सामने सामने टकरा गए दोनों पी ऑर्बिटल, बोले अच्छा तुम भी आ गई, चलो ठीक है। इनका हेड इनके हेड से मिल गया, बोले चलो हम तुम्हारे ऊपर मत्था रख लेते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, दोनों हेड ऑन, दोनों के हेड आपस में मिले, तो इनका बन गया इस तरीके से, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है। और यहाँ पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, एक ऐसे था, दोनों में, ये भी आपकी पीपी ओवरलैपिंग कहलाती, पीपी ओवरलैपिंग। अब ये जो भी बॉन्ड बन रहे हैं लगातार सिग्मा बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड तीन कैटेगरी से बन सकते हैं। कौन कौन से, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। ईच एंड एवरी बॉन्ड इज, ईच सिंगल बॉन्ड, ईच सिंगल बॉन्ड इज, सिंगल बॉन्ड इज, ईच सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ये बात ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, अब देखो अपना हाथ पे हाथ रखे देखो विनय और परमानंद, सभी लोग देखो, मतलब
जब हाथ पे हाथ रखोगे तो हाथ आगे बढ़ाते जाओ, ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसे हाथ से हाथ बढ़ाते चले जाओ आमने सामने से, उंगलियों से उंगलियां टच करिए आमने सामने से, अपनी हथेलियां अपने मुंह की तरफ करते हुए, फिर धीरे धीरे ऐसे करके ओवरलैप करिए, तो ओवरलैपिंग के चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो मोर इज द ओवरलैपिंग, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और क्यों होता है स्ट्रांग बॉन्ड? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग, ड्यू टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग, ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग। मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ संभव है, ओवरलैपिंग संभव है। ठीक है ना? करके देखा आप? एक बार करके जरूर देखो, एक बार करके देखो आप, अच्छा लगेगा आपको। हाथ में हाथ ठंड में मिला के देखो। इसके बाद क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, वो भी आपको बता देता हूं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ हेडिंग बना देता हूं, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड को हम लोग पाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे पाई बॉन्ड को। तो यहाँ मैंने हेडिंग बना दिया इस तरीके से, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है? ये पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ लिख देता हूं, फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals, side-wise overlapping of atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, ये एक एस ऑर्बिटल है, वो सॉरी पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल जब सामने वाली पी ऑर्बिटल के सामने आएगी तो साइड दोनों ये ऐसे तो है परपेंडिकुलर, एक्सिस चेक करो तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आएंगी। ये चेक कर लीजिए, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। जब ये दोनों आमने सामने आएंगी तो फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे करके, जैसे हम लोग गले खड़े खड़े गले लड़ ले और लेट के सिर मिलाएं तो वो हेड ऑन हो गया, और खड़े खड़े गले मिल लिए तो ये हो गई साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। जैसे अपना हाथ जो है, हाथ की जो किनारी होती है, जो सबसे छोटी उंगली होती है, ऐसे करके हाथ मिलाइए तो साइड बहुत कम मिलेगी, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहाँ तो पी ऑर्बिटल ये है, पी ऑर्बिटल ये है, और ये पीपी ओवरलैपिंग बनी, पीपी ओवर लैपिंग। अब ये पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो बना आपका पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड या ईच एंड एवरी डबल बॉन्ड, ये पेपर में आ सकता है कि कौन सा यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा सकता है। और वहां पर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों में वर्ड में अंतर है। अलोंग में मतलब आमने सामने, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, दीवाना बना देगी ये बातें। अब आप देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूं आपसे, ये मैंने बोला कि ये बॉन्ड जो है सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई है और एक सिग्मा है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो अब आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कौन सा विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? सिग्मा होगा स्ट्रॉन्ग कि पाई होगा? विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? सिग्मा और पाई, बोलिए सिग्मा और पाई, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? आंसर बताइए फट से, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, यानी कि आंसर में आपने लिखा है सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग, एक बात तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा यहीं पर कि अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन following molecule, in following molecule,
कौन कौन से इन मॉलिक्यूल में कौन कौन से और कितने बॉन्ड हैं। नंबर ए में सामने लिखा मैंने CH4, आंसर यहां लिख देंगे। बी में हमने लिखा C2H4, सी में लिखा C2H2, डी में लिखा हमने C6H6। बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई हैं इनके अंदर। उसके बाद आप आंसर निकालते रहिए। ई में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। एफ में चले आइए तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3। बताइए कितने सिग्मा कितने पाई हैं। पहले वाले में बोलिए, आंसर बोलिए पहले वाले में। फर्स्ट का आंसर में क्या आएंगे। इनके कपड़े उतार के इन्हें देखो, चेक करो इन्हें कपड़े उतार के इनके, आपको 4 सिग्मा दिखाई देने लगेंगे। ये सब सिग्मा है तो यानी कि 4 सिग्मा दिखाई देंगे यहाँ पर। इनको ओपन कर लो भैया, इनको ओपन कर लो। इनको जैसे ही ओपन करोगे तो 5 सिग्मा दिखाई देंगे यहाँ पर। 5 सिग्मा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसमें चले जाइए, इनको ओपन कर लीजिए, इनको खट से ओपन करिए तो आपको यहाँ पर 3 1 2 3 सिग्मा दिखाई देंगे और यहाँ पर 2 पाई दिखाई देंगे। 4 पाई नहीं हो जाएगा है। चलिए उसके बाद चले आइए नेक्स्ट वाले में, बेंजीन में चले आइए। तो बहन जी को चेक कर लो भाई, ये बहन जी हैं, आप जानते हो बहन जी तो बहुत तगड़ी हैं। यहाँ पर H बना दो, यहाँ पर H बना दो, यहूं H बनावो, यहूं H बनावो, यूं H बनावो, सब निरो H बनो। और इसके बाद हिन का आएगो, हिन आएगो 12 सिग्मा आई गए और 3 पाई आई गए हैं। 12 सिग्मा आए और 3 पाई आए। चलो 12 सिग्मा लिखो एंड 3 पाई, 3 पाई। इज इट क्लियर। चलिए इसके बाद इस मॉलिक्यूल में चेक कर लो, 3 और 1 4 5 6, 6 सिग्मा मेरे हिसाब से होंगे। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा होंगे और यहाँ पर 2 पाई होंगे। चेक कर लीजिए, यहाँ 3 4 4 ये हो गए, 4 8 9 सिग्मा यहाँ आने चाहिए और 2 पाई। चेक करके हमें बताइए, चेक करके बताइए फटाफट। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। सब देखो आंसर कितना, डी के वर्मा जी ने आंसर एकदम धांसू दिया है, बहुत मस्त करके लिखने का स्टाइल बहुत जानदार मारा है। बोले सर या तो सर समझेंगे या हम, या खुद पढ़े या खुदा पढ़े। चलिए उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन में। अब ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ, यहाँ से एक थ्योरी पढ़ी जाती है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग VBT, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने दी थी। किसने दी थी, हिटलर और लंदन, दो वैज्ञानिक थे। नाम जरा कायदे से लिख देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हिटलर और लंदन ने दी थी साहब। तो इनका नाम भी जरूरी है, तो वैज्ञानिक का नाम तो इसलिए जरूरी, नाम कुछ आइडिया बन जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ गिवन बाई हिटलर, हिटलर एंड लंदन, इन्होंने दी थी, हिटलर लंदन ने दी थी 1927 में। ठीक है, अब 1927 में इन्होंने थ्योरी दी तो ये बताया कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आती हैं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को भी समझाया, ठीक, ऊपर वाला सिग्मा पाई बॉन्ड को प्रॉपर समझाया। उसके बाद ये भी बताया कि जब ओवरलैपिंग होती है तो उसी से हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। यही बात इन्होंने पूरी जो ऊपर सिग्मा पाई बॉन्ड है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने H2 मॉलिक्यूल को समझाया। अब समझना आप H2 मॉलिक्यूल को, दीवाना बना दूंगा आपको बिल्कुल। अब ये H2 मॉलिक्यूल लिया, अब देखना ध्यान से, ये हाइड्रोजन भैया है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, ध्यान दो ये न्यूक्लियस हो गया, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, आप जान ही रहे हो H इज इक्वल टू क्या हो गया 1s1, तो ये भी हमारा 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे हाइड्रोजन सामने खड़े थे, इन्होंने इन हाइड्रोजन को देखा, बोले अरे तुम तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, तो 1s1 ये भी थे। अब ये जोन दोनों जाकर के कंबाइन कर गए 1s1s और ये सिग्मा बन गया। तो
तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई 2 s ऑर्बिटल के बीच में, और यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन पैदा हो गई ये वाली। तो ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड बना, और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से दो इलेक्ट्रॉन जो थे अब पेयर्ड हो गए। यहाँ अनपेयर्ड दिख रहे हैं अपोजिट स्पिन, वहां पेयर्ड हो गए, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए, मान लो हमने F2 मॉलिक्यूल या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, चलिए F2 ले लीजिए। अब F2 में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन का लिखोगे आप तो 9 होता है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p x 2p y 2p z, तो 4 तो ये हो गए, यहाँ पर आपके 2 आ जाएंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, 2 और ले लो, यहाँ ऐसे कर लो 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो ये px ऑर्बिटल है, ये py, ये pz है, हम लोग pz ये बना रहे हैं, ध्यान दो, ये हमने pz बना ली, ध्यान दो भैया, ये pz बना ली, ये हमने बना ली py, ध्यान दो, ये हमने py बना ली, और ये हमने px खड़ी हुई बना ली। इस बात का ध्यान देना, हमने खड़ी px बनाई है। तो अब एक्सेस तो आप कैसे भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हो गई आपकी px, ध्यान, सॉरी, ये हो गई pz, ये हो गई आपकी px, और ये हो गई py। आप zx बदल भी सकते हो, एक्सेस ये वाली, y वैसी रहेगी, बाकी बदल सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, px में 2 दिख रहे हैं, py में भी 2 दिख रहे हैं, लेकिन pz में आपको अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद सामने भी ऑर्बिटल कौन सी आई, सामने भी यही होगी, तो ये pz इसके ठीक सामने बना लीजिए आप, ये मैंने pz बना दी। इसके बाद मैंने क्या बनाई, इसके बाद मैंने ये वाली ऑर्बिटल बना ली, ये y बना दी, थोड़ी y तिरछी बनाइए जिससे कि बॉन्ड बनाने में सही रहे, ये y बना दीजिए, थोड़ी तिरछी बनाइएगा y, ठीक है। और ये आपने x खड़ी हुई यहाँ पर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप ले लीजिए, वही px हो गया, ये px, और px में वही 2 इलेक्ट्रॉन, py में भी 2, pz में फिर ऐसे हो जाएगा ये। अब ये दोनों जब आसपास आएंगी, आमने सामने आएंगी, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग हेड ऑन ही होगी, कोई साइड वाइज तो भरी हुई है दोनों, उनमें ओवरलैपिंग होने से रही। तो फिर हम क्या करें, हम ऐसी तो डायग्राम बनाएंगे, देखो बीच वाली pz हमने ये बनाई, ये वाली इससे ओवरलैप कर गई और दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्डिंग कर गए, ये वाले। अब इसके बाद हम बची हुई ऑर्बिटल बना देते हैं, ये हमने बनाई py बना दी, देखो ध्यान से py हो गई, ये वाली हमने pz बना दी, ये हमारी pz हो गई, तो ये px हो गई, ये py हो गई, और ये हमारी pz ओवरलैपिंग में चली गई, ये pz इसकी थी, ये ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनके पहले से थे, तो इनके पहले से बना दो भाई। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगा दो ऐसे करके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी 2 पहले से, यहाँ 2 पहले से, ये आपकी py हो गई और ये आपकी px हो गई। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है तो आपको सिग्मा तो ही दिख रहा है, बाकी साइड वाइज तो ओवरलैपिंग ही नहीं हुई। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो भी सिंगल ही होता है, इसलिए वो सिग्मा होता है, और सिग्मा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप और भी मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करिएगा। मैं अब आपको O2 समझाता हूँ। O2 मॉलिक्यूल बहुत ही डेंजरस मॉलिक्यूल है, गुछ-पुछ मॉलिक्यूल बोलता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब यहाँ पर 2, फिर 1 और फिर 1। अब इसका मतलब खतरा हो गया यहाँ पर इसमें एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी जरूरी है, क्योंकि साइड वाइज में एक में पी बाई जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये बनाई हमने, पी जेड बना ली, ध्यान दो हम इधर लिख रहे हैं पी जेड लिख रहा हूँ, ये मैंने पी वाई बना दी, ध्यान दीजिए, ये पी वाई बना दी, तो इसकी बैक में इसकी पूंछ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर पी वाई लिख देता हूँ। और इसी के ये खड़ी हुई ऑर्बिटल मैंने px बना ली, ये मैं यहाँ पर px लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भरे दे रहा हूँ। px में कितने भरे, 2, इसमें कितना भरा, 1, इसमें कितना भरा, 1। अब इनकी बहन सामने बना दो, ये इनकी बहन जी हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दूं, इसी की बहन, चलो ओवरलैपिंग कराऊंगा बाद में, पहले आपको दिखाऊं कि एक दूसरे को देखते कैसे हैं।
ये ऐसे हो गई। इसके बाद ये ऑर्बिटल मैंने थोड़ी तिरछी बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि ये ओवरलैपिंग करेगी। और ये खड़ी हुई सीधी बनाई क्योंकि इसकी कोई दोस्ती इससे नहीं है। तो यहाँ पर मैं करूँगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाऊंगा और इसके अंदर वाई के अंदर जो ये वाई है एक बनाऊंगा और ये एक्स है और एक्स के अंदर मैं दो बना दूंगा। तो नाम आपको लिखना जरूरी है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये आपका पी जेड है। जब दोनों आमने सामने आएंगी, देखो ये दोनों आमने सामने जब आएंगी तो ये भी ओवरलैप करेगी, ये भी ओवरलैप पी वाई से करेगी और पी जेड से करेगी। पी एक्स का कोई लेना देना है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर्ड है। तो ध्यान दो कि ये मैंने पी जेड ओवरलैपिंग करा दी, ध्यान देना बहुत। ये पी जेड ओवरलैपिंग करा दी तो बीच वाली ओवरलैपिंग का मतलब दो इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसके बाद जाओ, ये मैंने पी वाई की ओवरलैपिंग, अब और डायग्राम तो बड़ा बनता है तो इसलिए मैं ओवरलैपिंग का तरीका बदलूंगा। ध्यान दीजिए, ये मैंने इस तरीके से ओवरलैपिंग कराई, ये यहाँ पर पी वाई लिख दिया, यहाँ पर पी वाई लिख दिया। इनका एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, एक इधर सिंगल अनपेयर्ड। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग सेट करनी है तो इनको मैं ऐसे करके ऐसे के दिखा दूंगा जिससे कि ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट हो रही है। और जो वाई और एक्स ऑर्बिटल है वो अपनी भरी हुई पहले से, उसको छेड़छाड़ आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, पी एक्स का कोई लेना देना है नहीं। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लिए बैठी है चुपचाप, किसी से बोल नहीं रही है। और ये भी आपकी इस तरीके से, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, नहीं बोल रही किसी से, चुपचाप दो इलेक्ट्रॉन लिए पी एक्स बैठी हुई है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया। अब आप नोट कर रहे होगे यहाँ पर, ये बात अच्छे से प्रीति नोट कर रही होगी कि दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, क्योंकि एक हेड ऑन और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग ऊपर नीचे। भाई ये जब ऐसे मिलाएंगे तो डायग्राम में तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ दूर दूर है स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने बॉन्डिंग से मिलाने की कोशिश समझाया है। तो अब यहाँ पर हो गया आपका ओ, अब एक बॉन्ड सिग्मा है और एक पाई है, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये वाला पाई है और ये वाला सिग्मा है। बात आई ना समझ में। इसी तरीके से N2 मॉलिक्यूल भी आप समझ सकते हो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नट्टू कैसे समझे जाते हैं। तो नट्टू में क्या कंडीशन है, देखो नट्टू जो है 7 होते हैं N, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, यहाँ पर एक 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 सब में एक हो गया। अब यहाँ देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, एक N2 ऐसा बनाया, ये हम ऐसे बना रहे हैं, उसके बाद सभी में एक एक अनपेयर्ड है तो अब यहाँ सब ओवरलैप कर जाएंगी। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ेगा, सबकी ओवरलैपिंग करानी है। एक का नाम हम लोग रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं, इसे आप कोई रख लो, पी एक्स था, ये आपका पी वाई था और ये आपका पी जेड था। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक। अब दूसरी सामने भी बना देता हूं, ये इसके सामने बन गई ऑर्बिटल और इसके अंदर भी वही कंडीशन, एक ऐसे करके लिटाल के बना दो वाई एक्सिस पर, एक खड़ी बना दो एक्स एक्सिस पर। इनका नाम रख दो, इसका नाम रख दो पी एक्स रख दो, इसका पी वाई रख दो, इसका पी जेड रख दो। इनके अंदर भी ऐसे अपोजिट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब ये पास पास आएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, देखो अब मैं सीधा नीचे ही बनाता हूँ डायग्राम। अब जब ये पास पास आएंगे तो इस तरीके से, एक तो सामने वाली ओवरलैपिंग हुई, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, बीच वाली आपस में लड़ गई। जब इन्होंने अपने सिर से सिर मारे तो फिर कंधे भी मिल गए, तो कंधे मिला दीजिए इनके आपस में। देखो कैसे मिलाता हूँ मैं, इस ऑर्बिटल को थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा और इसको खड़ी ऑर्बिटल बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आप थोड़ा तिरछा बनाइएगा और इसको आप खड़ी ऑर्बिटल बनाइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वही इलेक्ट्रॉन एक ऐसे भर देने हैं, काले से भरिए, अलग पेन में दिख रहा है, ऐसे भरिए ऐसे भरिए। यहाँ पर अपोजिट भरना, ही बात ध्यान दीजिएगा। नाम सबके लिख दो, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। ये आपकी पी वाई है और ये सॉरी ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो अब आप क्या कर रहा हूँ मैं, जो जेड ऑर्बिटल है, जो पी एक्स ऑर्बिटल है, इनको मैं ग्रीन पेन से ओवरलैप करा रहा हूँ। तो ये ग्रीन पेन से ओवरलैपिंग जो आपको दिखेगी, वो आपकी जो ग्रीन पेन से ओवरलैपिंग दिख रही है वो पी एक्स की है। और पी वाई की ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको कलर्ड पेन से। तो ये पी वाई की ओवरलैपिंग कलर्ड पेन से है, तो ये आपकी पी वाई की ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर पी एक्स ओवरलैप किया है साइड वाइज, पी एक्स से साइड वाइज ओवरलैप किया है, पी वाई से साइड वाइज किया है। यहाँ भी साइड वाइज है, ध्यान दो साइड वाइज है, यहाँ भी साइड वाइज है, साइड वाइज है। और
पी जेड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है, हेड ऑन। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका मतलब है एक सिग्मा बना है और दो पाई बने हैं इस तरीके। इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है जनाब, तो यहाँ पर दो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता। आया ना मजा? बताओ ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बताना कि डायग्राम से उस पूरा समझ में आया, ओपन हुआ एकदम से, स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो इसी थ्योरी पे बेस चली गई क्या? हाइब्रिडाइजेशन। इसी थ्योरी के बेस पर आ गई हाइब्रिडाइजेशन। तो अब क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाई गई। ईमानदारी से बताइए, समझ में आया? मजा आया नहीं आया? ईमानदारी से बताइए। देखिए मैं क्लास लूँ और आपको भी इंटरेस्ट आए, मुझे भी इंटरेस्ट आए, तो फिर दोनों में मजा फिर अलग ही आता है ना। ये चीज है, खाली एक लोग मजा लें तो मजा नहीं, दोनों लोग मजा लीजिए। चलिए हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहां तक पढ़ाना जरूरी था। अगर ये नहीं पढ़ाते तो हम हाइब्रिडाइजेशन समझाने में असफल हो जाते। हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, और इससे क्वेश्चन मिलना लगभग और लगभग तय है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप नोट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। इट इज इंटरमिक्सिंग। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज इंटरमिक्सिंग। तो यहां लिख देता हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ, इंटरमिक्सिंग ऑफ, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल। नियरली सेम, नियरली सेम का मतलब आसपास होना चाहिए। नियरली सेम एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल टू फॉर्म, टू फॉर्म same number of orbitals of same energy level, to form orbitals of, हाइब्रिड कर देता हूं, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप अपने, ये मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं यू, और आपकी मम्मी ने ये लड्डू बना करके दिया कि बेटा स्कूल में जाकर के ये लड्डू खा लेना। तो ये लड्डू आप लेकर के घूम रहे हो। आपका दोस्त, फ्रेंड, वो लड्डू इतना बड़ा लाया है, ये फ्रेंड का लड्डू है। अब आपने कहा कि यार लड्डू यार तेरी मम्मी ने कैसा बनाया देखूं। तो बोले यार ऐसे नहीं यार, हमारा लड्डू यार छोटा है, तुम्हारा लड्डू बड़ा है यार, क्या करो? बोले कुछ नहीं करो यार, हमें लाओ दोनों लड्डू। दोनों लड्डू लिए, फोड़ दिए, और फोड़ने के बाद दोनों बराबर साइज के लड्डू बना दिए। अब लड्डू के अंदर, दोनों लड्डुओं के अंदर दोनों का फ्लेवर आ जाएगा। यानी ये भी यू और U प्लस एफ का लड्डू है, ये U प्लस एफ लड्डू, यानी फ्रेंड के लड्डू का भी टेस्ट इसमें, तुम्हारे लड्डू का भी टेस्ट है। इसका नाम भी अब U प्लस फ्रेंड लड्डू हो गया। तो इसका मतलब हुआ, अगर ये लड्डू दोनों आपस में मिलाए गए तो दोनों के अंदर इस समय एनर्जी का डिफरेंस था। यहाँ पर एनर्जी जो थी वो डिफर कर रही थी, एनर्जी डिफरेंट थी दोनों के लिए। इसे खाने से ज्यादा आती, इसे खाने से कम आती। इस समय एनर्जी सेम हो गई। बोले यार बराबर एनर्जी के लड्डू बन गए, एनर्जी कैसी हो गई? सेम हो गई। तो ये कहलाती हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग कहलाती है। क्यों मैंने सेम, नियरली सेम वर्ड इसलिए यूज किया कि लगभग लड्डू थोड़ा आसपास है। अब पता लगा तुम तो इतना बड़ा लड्डू लेके गए स्कूल में, और तुम्हारा दोस्त ला रहा है लड्डू या जरा सी इतनी बड़ी, बोले मिला के भैया आधा आधा कर लो यार। तो बोले तुमका, हमका गधे ही दिख रहे हैं तुम्हें, इतना बड़ा लड्डू तुम्हारा, तुम्हारा लड्डू इतना छोटा, हम नहीं मिला पाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि एनर्जी सेम होगी तभी मिक्सिंग होगी। हाँ है ना, बकरिया की शादी हाथी से कद्दू थोड़ा हो जाएगी, पॉसिबिलिटी संभव नहीं है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि भैया यहाँ पर एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, नियरली सेम। यहाँ संभव नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। 3s ऑर्बिटल अगर पूछो कि बोले 3s की ओवरलैपिंग 4d से करा दोगे, तो नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत है। एनर्जी भाई, हमेशा हम लोग जब परिवार ढूंढते हैं दूसरे एक दूसरे की, तो देखते हैं कि हमारा उसका एनर्जी लेवल सेम है नहीं है। पता लगा वो तो करोड़पति, हम गरीब पति हैं, ले गए मैच करवा दी दोस्ती, हम बिगड़ गए।
तो दोनों की संभावनाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। ठीक, हाँ, दोस्ती बराबर वालों से होनी चाहिए, ज्यादा घटे बड़े में दोस्ती गड़बड़ा जाती है, इस बात का ध्यान देना बहुत। वही मैं बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर द 100% मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, और आप मेरी बात को पूरी हर वे में समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये मुझे इसलिए गर्व है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ भी रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग इस तरीके से बताने के, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर कोई पूछे कैसी होती है बच्चा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको बनानी पड़े तो फिर मान लेना कि एक लोब, भाई अब सिंपल सी बात है, ये एस ऑर्बिटल है, ये 2s है, और ये मान लेते हैं 2p है, दोनों मिली, जब दोनों मिली तो दोनों मिलने के बाद ये मान लेते हैं 2s है, ये मान लेते हैं 2p है, दोनों अगर मिल गई तो दोनों मिलने के बाद अगर sp, ये s है ये p है, तो फिर दोनों sp ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब शेप आपने नोटिस किया होगा, जब ओवरलैपिंग बनती है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग कैसे बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, नोट करो, एक लोब छोटा देते हैं, एक लोब बड़ा देते हैं, वो इसी कारण से कि इसका हेड इसमें समर्पित कर दो, मिला दो, देखो ऐसे मिलाओ और ऐसे करके बनाओ, तो ये लोब, ये लाइन गायब हो जाएगी, तो ऐसे ही तो रह जाएगा ये। इसीलिए हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमेशा एक लोब छोटा बनाते हैं और एक लोब हमेशा बड़ा बनाते हैं। इस बात को आज समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पर इसका नाम एस था, इसका नाम पी था, अब ये तो एस पी हो गया, और दूसरा भी मुगदर ऐसे ही बना दो, ये भी ऐसे ही बन गया, इसका नाम भी एस पी हो गया। तो जब एक एस और एक पी मिलती है तो दो एस पी बनती है, दोनों की एनर्जी, यहाँ एनर्जी नियरली सेम है, मतलब एनर्जी डिफरेंट है, ये इनकी एनर्जी कैसी है, नियरली सेम बोलता हूँ मैं, डिफरेंट बोलता भी नहीं, नियरली सेम बोलता हूँ। और यहाँ पर दोनों की एनर्जी कैसी हो गई, सेम हो गई। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये हो गई आपकी कैसी, ये हो गई आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हम आज इतना रखेंगे, और कल हम आपसे टाइप्स पे बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितने होते हैं। तो हेडिंग बना करके छोड़ता हूँ, क्लास जरूर इंटरेस्टिंग लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कल से क्लास 7:15 पर लिया करूंगा, थोड़ा सा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं नाइट में 10 बजे खाना खाता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, तो इसलिए कल से तो 10-15 मिनट का क्लास लेट शुरू करूंगा, उतना ही लेट खत्म करूंगा, बस और कोई बात नहीं, मतलब पूरा टाइम आपको पूरा दूंगा। तो नियरली कल मान के चलिए कि 8:10 या 8:15 या 20 मिनट से क्लास कल शुरू होगी। बेफिक्र रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको 100% उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमारी आपकी मुक्कालात कल होगी। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर लव, थैंक यू।